भारत ने ऐतराज़ भी जताया था कि जो भी फंड्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं, उसका बहुत बारीकी से उस पे न निगाह रखी जाए। चाइना ने पाकिस्तान सीपेक जो चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है और अभी जी। तक पाकिस्तान के अंदर चाइना ने $29 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, $7 बिलियन की एड मांग रहा है आईएमएफ से। और आपको मालूम है कि चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को ब्रिक्स में लेके आना चाहता है टर्की के साथ। एक तरफ इनके पास पैसे नहीं है अपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए और दूसरी तरफ ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम पाकिस्तान का जो आईएमएफ का बेल आउट पैकेज 7 बिलियन जो 2023 में बहाल किया गया था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने बड़ी मशक्कत की थी। अब उसके लिए आईएमएफ अब रिव्यू करने वाला है जो बेल आउट पैकेज, क्योंकि अब उसकी इंस्टॉलमेंट्स जाती रहती हैं, जिसको लेकर भारत ने ऐतराज़ भी जताया था कि जो भी फंड्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं, उसका बहुत बारीकी से उस पे न निगाह रखी जाए कि वो फंड कहाँ कैसे रूट हो रहे हैं। और इसी सब के बीच में एक और खबर आ रही है कि जो आईएमएफ से इंस्टॉलमेंट की बात चल रही है, उस इंस्टॉलमेंट से लेकर वो पैसा एनबीडी में लगाने वाला है पाकिस्तान। एनबीडी है ब्रिक्स की बैंक, जहाँ पर वो 1.1% के स्टेक पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और वहाँ जो उसके पीछे का मकसद है, वो उमेश जी से समझेंगे कि आखिर एक जगह से पैसा माँगकर दूसरी जगह पैसा कैसे लगा रहा है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? उमेश जी, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, पाकिस्तान का जो आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है $7 बिलियन का, वो काफ़ी सालों से बड़ी चर्चा में रहा, जिसको लेकर इमरान खान भी बहुत ज़्यादा बोलते थे और वो चले भी गए। और आईएमएफ ने बहुत सारे रिफॉर्म्स को लेकर पाकिस्तान को हिदायत दी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को तो उसने अमल करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी हद तक नाकाम रहा। जो फंड आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को दिया जाता है, उसको लेकर भारत लगातार उस पे एक पैनी निगाह रखने के लिए कहता है कि उस पूरे फंड को अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से में रहा और ये सारी चीज़ें। अब इस सब के बीच में जो एनबीडी वाली खबर आ रही है, वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि आईएमएफ से पैसा लेकर वो एनडीबी में लगाएगा? अंबर जी, आपको मालूम होगा कि चाइना ने पाकिस्तान सीपेक जो चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बहुत हुँ, ज्यादा सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो हुँ, कॉरिडोर है उसके अंदर जो बजट है वो अराउंड $62 बिलियन है। और अभी जी, तक पाकिस्तान के अंदर चाइना ने $29 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं और जी, पाकिस्तान को वो डेट्स भी चुकाने हैं। और अभी जी। एक खबर आई है कि पाकिस्तान का जो डेट रोल ओवर है $2 बिलियन का चाइना को जो देना है, वो चाइना ने एक उमेश साल जी, के लिए डिफर आपसे कर दिया है। बातचीत हो रही है, इसी के बीच में एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ट्रेन हाइजैक्ड इन पाकिस्तान। हाँ, वो भी बात करेंगे, उसके अंदर बहुत सारी बात है। जी, देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को अभी $2 बिलियन देने थे चाइना को। तो चाइना को समझ में आ गया कि पाकिस्तान तो दे नहीं सकता, तो उसने एक एक साल का प्रपोज़ल उनको एक तरह से बोल दिया, 1 साल की मोहलत दे दी है कि आप अगले साल दे देना। इसी बीच पाकिस्तान क्या कर रहा है, $7 बिलियन की एड माँग रहा है आईएमएफ से, जो अप्रूव हुई थी 2023 में। और अभी उनको $2.5 बिलियन मिलने वाले हैं, जिसके ऊपर आईएमएफ के ऑफिशियल्स पाकिस्तान में हैं और वो उसकी पैनी जांच कर रहे हैं कि फंड्स कैसे यूज किया जा रहा है। और इंडिया ने भी बोला है कि पाकिस्तान के फंड्स शुड बी यूज्ड फॉर इंटरनल यूज इन पाकिस्तान। आप ऐसा नहीं है कि आप ये फंड आप मिलिट्री स्पेंडिंग में काम करो या किसी थर्ड कंट्री के डेट को रिटायर करने के लिए करो, ये काम नहीं होना चाहिए। तो आईएमएफ उसकी जांच कर रहा है। अब जैसे आपने बताया है कि $582 मिलियन वो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है पाकिस्तान, ताकि उसको 1.1% स्टेक मिले। अब ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है क्या? ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक चालू हुआ था 2015 में। इसमें जो 5 मेंबर है, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, सबके 20-20% स्टेक है, इक्विवेलेंट स्टेक है। सब लोगों ने $20-20 बिलियन दिए थे। इसका कॉर्पस $100 बिलियन का कुछ हुआ था। अब बात आई थी कि अगर आपको इसके अंदर स्टेक चाहिए एक शेयर का, तो इसका अराउंड प्राइस रखा था
$100,000 और उसी के अंदर 1.1 मिलियन स्टेक के लिए पाकिस्तान इसके अंदर $582 मिलियन वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अब इस बैंक में क्या है कि ये जो ब्रिक्स की कंट्रीज है इन सब का अभी शेयर डाइल्यूट हो गया है, सबके 18.45% स्टेक है। बाकी कंट्री जैसे बांग्लादेश है, उरुग्वे है, इथियोपिया है, यूएई है, उन्होंने 1%, 1.5% का स्टेक लेके रखा है। अब देखिए ब्रिक्स बैंक बना क्यों? ब्रिक्स बैंक बना था टू सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मेंबर कंट्रीज। ठीक है। और आपको मालूम है कि चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को ब्रिक्स में लेके आना चाहता है टर्की के साथ। अब टर्की की एक तरह से ऑफिशियली मंजूरी हो चुकी है, पर अभी तक टर्की ने ज्वाइन नहीं किया है। पाकिस्तान को ज्वाइन करवाना चाहता था, इंडिया ने मना कर दिया। तो अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने बोला पाकिस्तान को एक काम करो, आप स्टेक की बात करो, आप पैसे देके न्यू डेवलपमेंट बैंक में आप स्टेक होल्डर बन जाओ, जिसके कारण फ्यूचर में आपको हम फंडिंग दे सकते हैं। देखिए इंडिया ने वही बोला है कि एक तरफ इनके पास पैसे नहीं है अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, और दूसरी तरफ ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। आईएमएफ को बोल दिया इनको पैसे ही मत दो। अब सोचिए, तो इंडिया ने एक काम बहुत ही चालाकी से आईएमएफ को बता दिया कि ये कर रहे हैं, और ब्रिक्स के अंदर भी इंडिया अपना वीटो पावर लगा देगा। अब क्या होगा कि आपको मालूम है चाइना के $29 बिलियन रखे हुए हैं पाकिस्तान में। अब ये $29 बिलियन आएंगे कैसे? पाकिस्तान तो भिखारी हो गया है, उसके पास पैसे भी नहीं है। अब चाइना ने क्या बोला, आप न्यू डेवलपमेंट बैंक से हम तुमको कर्ज दिलाएंगे, वो कर्ज लेके तुम हमको दे देना। तो आप सोचो, अब चाइना का न्यू डेवलपमेंट बैंक में क्या स्टेक है? 18.45%। तो अगर कल पाकिस्तान ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को अगर कर्ज देते हैं और उसका भुगतान नहीं करता है, तो चाइना को कितना परसेंटेज नुकसान है? 18.45%। बाकी 81% पैसा तो आ गया। तो चाइना क्या चाहता है कि उसका पैसा आ जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक से, पाकिस्तान को फंडिंग किया जाए और उसका पैसा आ जाए, और बाकी कंट्रीज है उन लोगों के पैसे गए खड्डे में, मेरा पैसा आ गया। वो क्या बोलेगा, पाकिस्तान को पैसे दिए, पाकिस्तान ने मेरे को दे दिए। अब पाकिस्तान नहीं दे रहा है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक सब लोग नुकसान उठाओ। तो एक तरह से भारत यही बता रहा है कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो भारत भी अभी क्या करेगा, पाकिस्तान को स्टेक होल्डर भी बनने नहीं देगा। और भारत ने एडिशनल काम क्या किया, आईएमएफ में जाके भी बोल दिया है कि ये लोग यहाँ पे $600 मिलियन देने को तैयार है, आपके पैसे का बरोबर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, आप इनको $2.5 बिलियन भी मत दीजिए। तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। ये काम हुआ है। तो अब इस सब के बीच में क्योंकि आईएमएफ ऑफिशियल्स अभी पाकिस्तान में है और जो अगले इंस्टॉलमेंट है उसकी को लेकर पाकिस्तान में काफी कड़ी मेहनत चल रही है कि उनको पैसा मिल जाए। अब इस सब के बीच में ये भी है कि इधर का पैसा लेके वो उधर लगाना चाहते हैं, और भारत ने जो अपडेट किया आईएमएफ को कि किस तरह से ये इस पैसे की हेराफेरी होने वाली है। अब आपको क्या लगता है कि आईएमएफ क्या इस पैकेज की जो इंस्टॉलमेंट जानी है वो देगा, नहीं देगा? क्या होने वाला है पाकिस्तान का? देखिए आईएमएफ कंट्रोल किया जा रहा है अमेरिका से, और अमेरिका का अभी कोई भरोसा नहीं है। आपको मालूम है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो पैसा दिया था $400 मिलियन। ट्रम्प हुँ। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आके $397 मिलियन दिए ही हैं इनको F-16 के मेंटेनेंस के लिए। और आपको मालूम है कि कैसे बगराम एयरबेस को डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं चाहता हूं कि वहां पे अमेरिका रिक्लेम कर दे, क्योंकि वो चाइना के कंट्रोल में है। तो कहीं न कहीं आप ये भी देख रहे हैं कि तालिबान स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि एक मिलिट्री स्ट्राइक हो तालिबान के अगेंस्ट, और मेरे हिसाब से आगे जाके पाकिस्तान विल अलाई विद यूएस टू डू अ स्ट्राइक ऑन तालिबान इन अफगानिस्तान। तो कहीं न कहीं एक तरह से पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाके तालिबान के ऊपर स्ट्राइक करने वाला है, ताकि बगराम एयरबेस को वो अपने कंट्रोल में कर सके, और अफगानिस्तान में एक कंप्लायंट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए जो उनको तंग ना कर सके। तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी आईएमएफ क्या करेगा, क्योंकि उसके अंदर अमेरिका का वर्चस्व है, तो शायद लोन हाँ भी कर दे। मेरा ये मानना है, मुझे तो यही लग रहा है। भले ही आप भले ही कुछ भी बोल रहे कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को रखा और आपसे पैसे लिए, पर अमेरिका को कुछ भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए कि आप उनको साफ करने में भी मुश्किल हो रहा है, उनको सँभालना मुश्किल पड़ रहा है। तो
अंबर जी, मोस्ट प्रोबेबली मेरा मानना है कि लोन उनको मिल जाएगा। बस ये देखा जाएगा कि लोन इतने शॉर्ट ट्रांचेस में दिया जाएगा कि वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं भी ना कर सके, और अगर उन्होंने किया होगा तो इमीडिएटली बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आईएमएफ सिर्फ अमेरिका का नहीं है, उसमें बहुत सारे नेशंस भी हैं। तो एक तरह से इंटरनेशनल अवेयरनेस भी बढ़ाना एक सही बात है। उसमें और भारत भी एक कंट्रीब्यूटर है उसमें। भारत दोनों जगह कंट्रीब्यूटर है, और भारत चाहेगा कि पैसे का सदुपयोग हो, और वो नहीं, ये नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स, अमेरिका खुद नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स बैंक एक तरह से स्ट्रांग हो, और पाकिस्तान अगर उसके अंदर जुड़ता है तो कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन होता है, तो वो चाहेगा नहीं। तो एक तरह से ब्रिलियंट टैटिक्स है, उनको लोन भी मिलेगा मेरे ख्याल से, जो 7 बिलियन का जो ट्रांच है वो मिल भी जाएगा, और स्ट्रिक्ट कंडीशंस होगी, मेरा मेरा ये मानना है। कि पैसे का इस्तेमाल आप किसी और जगह इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर और सकते, और ऐसा भी। एक चीज है, सबको मालूम है कि ये पैसा वापस चाइना को जाएगा, अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक से भी लिया है तो अब क्या होगा, फ्यूचर में न्यू डेवलपमेंट बैंक को पाकिस्तान पैसे नहीं दे पाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक को पूरा नुकसान झेलना पड़ेगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक में चाइना की जो स्टेक है वो 18.45% है। तो मतलब चाइना के 100 रुपए में या 18 रुपए 45 पैसे नहीं आएंगे, बाकी 80 रुपया, 81 रुपया 55 पैसे तो आ गए। तो चाइना यही चाहेगा ना, आप ये सोचिए कि न्यू तो डेवलपमेंट मतलब बैंक। ये कि जो सी पैक में उसको फेलियर मिला है पाकिस्तान में, वो उसका खमियाजा इस तरह से एनबीडी से पूरा करना चाहता है, एनडीबी से, यस। सॉरी। तो अब ये देखिए, अब ये सारी चीजें खुलती जा रही हैं, तो चाइना और अमेरिका की जो चाल है, इसको अमेरिका, हम सब जानते हैं कि अब एक बार फिर से तालिबान के खिलाफ, जैसे कि पहले अफगानियों का खून के नाम पर अमेरिका ने डॉलर बनाए पहले भी, अब फिर से एक बार वो डॉलर बनाने के लिए, तो अमेरिका का क्या डिसीजन होगा? क्या तालिबान के अगेंस्ट जो पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो उसको कंसीडर करेगा क्योंकि पहले ही उनको पैसा दे दिया है, या ये आईएमएफ वाला लोन की इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी और फिर उसको, और फिर ब्रिक्स के भी अगेंस्ट है, तो ये इक्वेशन कैसे होने वाली है? क्या मैं आपसे समझना चाहती हूँ। अंबर जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देख, आपने बरोबर बोला है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं, वो इस तरह से हो रहे हैं कि आगे जाके अमेरिका चाहेगा, जो वेपन्स उन्होंने 2021 में छोड़े थे, जब वो काबुल से भागे थे, उन्होंने $7 बिलियन के आर्म्स छोड़े हैं। और उसमें जैसे डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे कि 70,000 हम भी जो उनके व्हीकल्स है वो छोड़े थे, कुछ उन्होंने एयरक्राफ्ट छोड़े थे, हेलीकॉप्टर छोड़े थे, 7 लाख 7.5 लाख उन्होंने गन्स छोड़े थे। तो एक तरह से अमेरिका वो सारे वेपन्स चाहेगा वापस आने के लिए। और लेकिन उमेश जी, अमेरिका और तालिबान के बीच तो समझौता हुआ था, उस सब में वो सारी चीजें आई एम श्योर रही होंगी, समझौते का हिस्सा रही होंगी, जो जो चीजें हो रही हैं, टर्म्स हैं, जो हालात हैं, उस सब पे चर्चा हुई होगी। देखिए, ट्रंप के अंदर कोई भी आप बाइडेन ने जो भी किया है, ट्रंप उसको मानने वाले नहीं है। वो तो आपने देखा होगा कि हर स्पीच में वो बोलते हैं हुँ। कि बाइडेन ने ये किया, मैं रहता तो ये नहीं होता, और हमेशा वो बाइडेन को ब्लेम करते हैं। तो कहीं अच्छा, ना अगर कहीं वो रहते तो वो क्या, तालिबान के साथ उनकी क्या डील होती? वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि मैं वहां पे अमेरिकन आर्म्स को मैं छोड़ के नहीं आता, मैं वहां से सारे अपने सारे शस्त्र, सारे जो हमवीज है, सारे जो टैंक्स है, जो भी मैं छोड़ा रहता सब मैं लेके आता। अब पाकिस्तान के साथ वो सारे टैंक्स, जो भी उनके इक्विपमेंट्स है, अमेरिकन इक्विपमेंट्स, वो लेके वापस अमेरिका लेके आना चाहेंगे। और इसके लिए पाकिस्तान को उन्होंने कुछ पैसे दे दिए हैं कि फ्यूचर में बरगाम एयरबेस अगर उनको कब्जे में लेना है, तो तालिबान को कंट्रोल में रखना है, तो पाकिस्तान का सपोर्ट ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में आगे रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। भले ही भारत के लिए ये सही न्यूज़ नहीं है, बट डेवलपमेंट्स ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। जी, बिल्कुल, वो तो समझ में भी आ रहा है, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए जो पाकिस्तान को पैसा दिया है, और काफ़ी बड़ी रकम पाकिस्तान को यूएस ने दी है, और एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ हो भी रहे हैं, इक्वेशन खट्टी-मीठी सी लग रही है, दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर इस तरह की डेवलपमेंट्स, तो इस सब के बीच में कितना भरोसा किया जा सकता है अमेरिका पे, ये बड़ा सवाल है।
लेकिन जो हम आईएमएफ के लोन को लेकर बात कर रहे थे, वो तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान इन हालातों में किस वजह से है कि फंड का इस्तेमाल कभी सही डेवलपमेंट के लिए नहीं हुआ, आतंकवादी गतिविधियों के लिए हुआ, जिसकी वजह से वो ग्रे लिस्ट में गया और ब्लैक लिस्ट होते-होते बच गया बाल-बाल। अब सवाल ये है कि ये जो नई कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान कामयाब हो पाएगा अपनी इस कोशिश में कि वो आईएमएफ से लेकर एनडीबी में पैसा लगा दे और स्टेक होल्डर बन जाए? नहीं होगा नहीं, क्योंकि भारत वीटो पावर कर देगा और मेरे हिसाब से रशिया भी नहीं मानेगा। तो कहीं न कहीं चाइना ने अपने क्या एक सोची-समझी एक चाल खेली है पाकिस्तान के साथ, पर पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा। बिल्कुल और फिर अमेरिका भी थोड़ा-सा ब्रिक्स के खिलाफ रहता है, तो हो सकता है इस वज़ह से भी उनकी चाल ये नाकामयाब रहे। और लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान तो ये हवाला देता है कि हमारी इकॉनमी स्ट्रेंथन होगी, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, ये क्राइसिस है, वो क्राइसिस है। उस सब को लेकर क्या पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर जो एक सवाल, एक सिचुएशन खड़ी रहती है कि पाकिस्तान इस तरह से डिस्टेबलाइज़ रहेगा तो पूरे ही रीजन के लिए खतरनाक है। तो उस सिचुएशन में क्या पाकिस्तान के लिए किया जा सकता है या ये लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे जिनसे वो पैसा माँग रहा है या इकोनॉमिक क्राइसिस का हवाला दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइज़री इश्यू कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि आप पाकिस्तान मत जाइए अमेरिकन्स को। उन्होंने बोल दिया है खैबर पख्तूनख्वा मत जाइए, बलूचिस्तान मत जाइए, एलओसी मत जाइए। ऑ ऑलरेडी आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे तुर्कमेनिस्तान को, वो अमेरिका गए हुए थे। उनको भी वापस डिपोर्ट कर दिया है लॉस एंजेलिस से। और अभी हुँ, आपने बताया कि ट्रेन का हाईजैक हो चुका है। तो पाकिस्तान में सिचुएशन तो खराब होती जा रही है। और आपको हुँ। मालूम है कि किस हिसाब से आपके चैनल पे अमजद अयूब मिर्ज़ा भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग भारत के अंदर मर्ज होना चाहते हैं, ठीक है? और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर चुके हैं, हमारे आर्मी चीफ बात कर चुके हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बात बोल दी है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भारत की बाउंड्रीज़ बढ़ने वाली है। और इसी हिसाब से ये अच्छी बात है। वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, मेरा मानना ये है। और बिना बुलेट फायर होके वी विल सी पीओजेके टू गेटिंग मर्ज्ड इन इंडिया, क्योंकि जैसे-जैसे पाकिस्तान की हालत खराब होती जाएगी, वो खुद ही अपने एरिया को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और आपको मालूम है मौलाना फजलुर रहमान ने पहले ही बोल दिया है कि बलूचिस्तान इज़ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस लाइक अफगानिस्तान। उनकी नेशनल असेंबली में बोला है। तो इतना खुल्लम-खुला बोल दिया है, तो इसका मतलब क्या है? सिविलियन लीडरशिप डिस्क्रेडिटेड है, मिलिट्री लीडरशिप डिस्क्रेडिटेड है और पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान जो स्वरूप में आज है, इस स्वरूप में रह पाएगा क्या, वो भी डाउट है मुझे। अब आगे वो देखना है हमें। अभी जो मैंने आपको ट्रेन वाली खबर दी थी, वो ट्रेन पे जो आपको हाइजैक किया है, वो बलूचिस्तान में बीएलए ने किया है और उसमें जो आर्मी पर्सनेल थे, उनको मार दिया गया है। ये सारा जो आर्मी ऑपरेशंस के खिलाफ बीएलए जो है, वो बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। तो वो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि किस तरह से और पाकिस्तान में जो जी। और आपको मालूम है कि बलूचिस्तान नेशनल आर्मी फॉर्म हो गई है और ये जो बीएलए है, बीएलएफ है, बीआरएफ है, गवर्नमेंट इन एक्साइल बलूचिस्तान है, सब लोगों ने एक अपना जो ऑपरेशंस है, अपनी जो फोर्सेस है, एक जगह सिनर्जाइज़ कर दिए। उन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करने वाले हैं और वो पाकिस्तान की फोर्सेस है, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स है, पाकिस्तान के जितने भी लोग जो काम करते हैं, उन सबको वो टारगेट करेंगे। और उन्होंने बता दिया है, जिस हिसाब से आपने बताया कि वहाँ पे उन्होंने आर्मी मैन को मारा है। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन डिस्टेबलाइज़ होती जा रही है। और यहाँ तक बात हो रही है कि पाकिस्तान इज़ कंसिडरिंग बॉम्बिंग इट्स ओन सिटिज़न्स इन बलूचिस्तान वेरी सून। वहाँ पे एयर रेड्स करने वाले हैं, ड्रोन अटैक्स की भी बात की जा रही है। वो आप फ्यूचर में ऑपरेशन कभी भी देख सकते हैं। और एक तरह से अंबर जी मुझे ये भी लगता है कि पूरा डोमेस्टिक सिचुएशन को डाइवर्शन करने के लिए एक कारगिल 2.0 भी प्लान कर सकते हैं और साथ में आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जनरल्स, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ अभी बांग्लादेश जाके आए हैं और उन्होंने हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास रंगपुर विजिट करके भी आए हैं और हमारे जो बीएसएफ के लोगों ने एक अननोन सिग्नल्स भी पकड़े हैं जो जो उर्दू भाषा में है।
तो एक तरह से मेरे हिसाब से पाकिस्तान में लॉन्च अ टू प्रोन अटैक ऑन इंडिया और at something like Kargil 2.0 on another will be at the Siliguri corridor. ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम इंटरनल स्ट्रगल्स। ये कर सकता है पाकिस्तान। जी, बिल्कुल, जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, एक तरफ चिकन नेक की तरफ काफ़ी अटैक्स बढ़ रहे हैं और उधर से मोबिलाइज़ किया जा रहा है काफ़ी सारे रेडिकल एलिमेंट्स को और फिर बलूचिस्तान और जो अमेरिकन एडवाइज़री है, ट्रैवल एडवाइज़री, उस सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंट है, जिसकी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है या कुछ अटैक या घेराबंदी भारत की करना चाहता है। तो ऐसे में और भारत क्या कर सकता है ये और बड़ा जी। और आपने ये भी देखा होगा कि टर्किश ड्रोन जो भारतीय सीमा पे देखे गए हैं और वो कंटिन्यूअसली उन्होंने बहुत दिनों तक भारतीय जो एरियल सर्विलेंस भी उन्होंने किया है। तो हुँ, कहीं न कहीं ये सब इंडिकेशंस दिखा रहे हैं कि देयर इज़ अ मिलिट्री बिल्टअप और बात यहाँ तक आ गई है कि कराची से चिट्टागोंग वहाँ पे वेपन्स भेजे गए हैं, शेल्स भेजे गए हैं और एक तरह से बांग्लादेश चाह भी रहा है कि पाकिस्तान उनको वेपन्स भी दे और अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अभी बांग्लादेश जाने भी वाले हैं। जी, बिल्कुल कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स आ रही हैं और इस सब के बीच में क्या कैसे किस तरह की सिचुएशन बनेगी और इस सब के बीच भारत किस तरह का कदम उठाता है सुरक्षा के हवाले से, वो आगे हम चर्चा करेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।